और चैनल एनसीजी से जनरल स्टडीज़ की दूसरी सीरीज़ में मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेकर मुग़ल एम्पायर को। हमने इससे पहले सल्तनत पर एक सीरीज़ कंप्लीट की थी, अब शुरू करेंगे मुग़लों पर। तो मुग़ल एम्पायर क्योंकि 1526 में शुरू हुआ और 40 तक रहा, बीच में सूर डायनेस्टी आ जाएगी और फिर 1555 से 1857 तक। तो इतनी बड़ी सल्तनत को एक वीडियो में कवर करना मुमकिन नहीं है, तो छोटी छोटी वीडियो सीरीज़ के तौर पर लाएंगे आपके लिए। तो पहली लेके आया हूँ जो है ज़हीरुद्दीन बाबर के ऊपर। तो ये मुग़ल डायनेस्टी का फाउंडर भी था और एक ऐसा शख्स था जो 11 साल की उम्र में बादशाह बना और उसने एक छोटी सी जगह फरगना से ज़िंदगी की शुरुआत करके हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया और एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया जो था मुग़ल एम्पायर। तो मुग़ल एम्पायर पढ़ने से पहले मैं आपको सल्तनत पीरियड की तरफ लेके जाता हूँ। एक बार फिर से आपसे कहता हूँ कि सल्तनत पीरियड की वीडियोस देख लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब वक्त था इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी वो शख्स जो अफगानियों का आखिरी शासक था और उसने अपने बिहेवियर से अपने रिलेटिव्स को नाराज़ कर रखा था, जिसकी वजह से इन बाबर को इनवाइट किया इनके एक अंकल यानी इनके चचा ने, जिनका नाम था दौलत खान लोधी। उधर दूसरा इनवाइट करने वाले थे राणा सांगा, जिनकी एक जंग हुई थी, इब्राहिम लोदी थे और इब्राहिम लोदी ने उनका एक हाथ काट दिया था, जिसकी वजह से राणा सांगा भी इब्राहिम लोदी से नफरत करता था। तो इन दोनों ने मिलकर, दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने मिलकर बाबर को इनवाइट किया। अब थोड़ा सा बाबर का हिंदुस्तान में आने से पहले का थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये 1483 में 14 फैब ना वैलेंटाइन डे 14 फैब को ये पैदा हुआ, फरगना में पैदा हुए। महज 11 साल के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया, डेथ हो गई। 11 साल की उम्र में एक सुल्तान बनना आसान नहीं था, बादशाह बनना आसान नहीं था। चैलेंजेस बहुत थे, अपनों पे भी चैलेंजेस थे, बाहर के भी चैलेंजेस थे, पर इस बंदे ने हार नहीं मानी। 11 साल की उम्र में ही इसने समरकंद, उज़्बेकिस्तान की एक जगह है समरकंद, तो समरकंद पर हमला कर दिया। यह अलग बात है, इसको ये जीत नहीं पाया और इसको ये पकड़ा गया और कैद में हो गया। उस कैद से ये भाग निकला। कई कोशिशें करी इसने समरकंद को जीतने की, कभी पार्शली विक्ट्री मिली, कभी वो भी नहीं मिल पाई। इस चक्कर में इसका अपना फरगना भी छिन गया इसके रिश्तेदारों की साजिश से। अब इसने पूरे स्ट्रगल को मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि इतना क्वेश्चन उससे नहीं आते। इसने अपने स्ट्रगल के जरिए काबुल पे कब्जा कर लिया। काबुल पे कब्जा करने के बाद ये धीरे धीरे उज़्बेकिस्तान का एक मजबूत शासक माना जाने लगा। अब वक्त आ गया था कि दूसरी इस्लामिक डायनेस्टी थी जो बहुत तेजी से उभरी थी, उसका नाम था उस्मानिया डायनेस्टी। तो उस्मानिया डायनेस्टी से इसने गठजोड़ पैदा कर लिया और वहां से इसको मिली तोपें, जिसके सहारे से वो हिंदुस्तान में जीतेंगे। तो अब थोड़ा सा इनका मैंने बायोग्राफी में बताया कि ये नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, पैदा हुए फरगना में 1483 में। उस्मान शेख मिर्ज़ा इनके फादर का नाम था। चगताई ट्राइब्स या क्लैन से बिलोंग करते थे। चगताई और चुगताई ये क्लैन था, ये ट्राइब था, जनजाति थी जिससे ये बिलोंग करते थे। उज़्बेक जनजाति थी एक चुगताई। अच्छा, ये इनकी फैमिली में ये डिसेंडेंट थे, यानी ये 5th डिसेंडेंट थे, तैमूर के वंशज थे, 5वें वंशज थे तैमूर के फादर की तरफ से, और मदर की तरफ से मैटरनल साइड में 14 डिसेंडेंट थे चंगेज खान के, जो एक मंगोल थे। तो ये मंगोल लड़ाकों का खून भी था इनमें। और उधर उज़्बेक, जिस उज़्बेक की टेक्निक से जो इन्होंने हिंदुस्तान में जीता, वो उज़्बेक की वो टेक्निक अभी आगे जिक्र करेंगे। और साथ में जो उस्मानिया से उनको तोपें मिली और बारूद मिला, उसकी मदद से ये हिंदुस्तान को कैसे जीतता है, उन पर हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं इनकी बैटल्स की।
तो बाबर ने 4 साल हुकूमत करी हिंदुस्तान में, 26 से 30 तक 4 बैटल्स लड़ी, चारों जीती। तो सबसे पहले जिस बैटल पर हमने ख़त्म किया था, पहली सीरीज का लास्ट वीडियो इब्राहिम लोदी की और कहा था कि इस बैटल की बाकी कहानी जिक्र करेंगे बाबर के टाइम में। तो जब इब्राहिम लोदी का हुकूमत का वक्त था और उनकी हुकूमत में दुश्मन बहुत पैदा हो गए थे और कई जगह इंडिपेंडेंट हुकूमत बन चुकी थी, जैसे विजयनगर साम्राज्य बन चुका था और छोटी छोटी गुजरात में अलग हुकूमत हो गई थी। और ऐसे में जब पंजाब के गवर्नर ने दौलत खान लोधी ने और दूसरी तरफ राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया इस उम्मीद के साथ कि ये तैमूर का वंशज है, आएगा, लूटेगा और चला जाएगा और हमारे लिए रास्ते खाली छोड़ जाएगा हिंदुस्तान पे हुकूमत करने के लिए। अब हुआ ये कि ये पंजाब, ये हिंदुस्तान आके इसके पास कुल 12,000 की फौज थी, पर इसने अपनी एक टेक्निक सीखी थी अपने फेलियर से। उज़्बेकिस्तान में एक मशहूर टेक्निक थी जिसको तुगलुमा बोला जाता था। ये टेक्निक लेके आया। इसमें क्या होता था कि फौज को टुकड़ों में बांट दिया जाता था और फिर हमला किया जाता था। तोपों के आगे बैलगाड़ियाँ लगा दी जाती थी प्रोटेक्शन के लिए और उसके साथ फौज आगे बढ़ती थी। तो ये टेक्निक लेके, ये उज़्बेकिस्तान से शुरू हुई टेक्निक थी, वहाँ से लेके ये हिंदुस्तान आया। और इस टेक्निक के ज़रिए इसको मालूम था कि मैं उससे लड़ने जा रहा हूँ जिसके पास मोर देन 50,000 की आर्मी है और हाथी की बहुत बड़ी फौज है। तो उसने एक टेक्निक करी कि पानीपत, दिल्ली से पहले ही पानीपत में रुक गया और पहले उसमें ट्रेंचेस यानी खंदक खुदवाई, खंदक चारों तरफ खुदवाई और उसने वहाँ वेट किया कि बाबर खुद आए उसके पास, सॉरी इब्राहिम लोदी खुद आए, ना कि वो इब्राहिम लोदी के पास जा। उसने खंदकें खुदवा दी और अपनी 12,000 की टुकड़ी को इस तरीके से सेट किया इस टेक्निक के ज़रिए कि जब इब्राहिम लोदी आए तो वो खुद ही उनकी उसके ट्रैप में फंस जाए। तो वो वैसा ही हुआ। वॉर शुरू हुई और कुछ ही घंटों में इब्राहिम लोदी के कत्ल के साथ वॉर ख़त्म हो जाती है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि ओनली रूलर इन सल्तनत पीरियड हु डाइड इन बैटल फील्ड। देखिए पूरा सल्तनत पीरियड आपने पढ़ लिया, मुझसे कोई भी सिंगल रूलर बैटल फील्ड में नहीं शहीद हुआ, नहीं डेथ हुई उसकी, सिर्फ इब्राहिम लोदी की जो बैटल फील्ड में मरा। तो बैटल फील्ड में बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी की डेथ हो जाती है, कत्ल हो जाता है और यहाँ पहली जंग जीतता है बाबर। और वो कहा जाता है कि इसके पीछे उसके कैनन या तोपों का भी बहुत बड़ा रोल रहा। हिंदुस्तान में पहली बार गन पाउडर यूज़ करने वाला भी बाबर है। ये क्वेश्चन पूछता है हु यूज्ड गन पाउडर फर्स्ट इन इंडिया। इंडिया में गन पाउडर सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया, तो उसका इस्तेमाल करने वाले सबसे पहले बाबर ही थे। और इनकी विक्ट्री के पीछे इनके तोपची या इनके गनर, इनका बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट थे उस तोपों के मैनेजमेंट में। तो इन दो के नाम याद रखिएगा, उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफ़ा। ये दो इनके गनर, दो तोपची थे जो तोपों को सही जगह पर लगा के और जंग के अंदर जीत दिलाते थे। तो इस तरीके से इनकी पहली बैटल में विक्ट्री हुई। अब वक्त वो आया कि ये दिल्ली की सल्तनत पे बैठ गए। हालांकि दिल्ली की सल्तनत में बैठने के बाद इब्राहिम लोदी की माता ने इनको जहर देने की कोशिश भी की, वो नाकामयाब रही, बच गया ये। तो फिर अब वक्त था जो राणा सांगा, जिन्होंने इनवाइट किया था और वादा किया था हम तुम्हारा साथ देंगे, वो साथ दिया नहीं उन्होंने जंग के वक्त। अब अगली बैटल उन्हीं से होती है, बैटल ऑफ खानवा। अब राणा सांगा से बैटल है और साथ में इनका एक भाई जिसका नाम था महमूद लोधी, वो भी इनका साथ दे रहा है। लड़ राणा सांगा रहा है, वह महमूद लोधी भी साथ दे रहे हैं, शायद हम दोबारा स्टैब्लिश कर सके। अब यहाँ पर भी राणा सांगा की हार होती है और जख्मी हो जाते हैं और डेथ हो जाती है और महमूद लोधी भाग जाता है बिहार पहुंच जाता है। अब
तीसरी बैटल का जिक्र करते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे रफ करना है। तो 1528 में इनकी एक और बैटल हुई मदनी राय के साथ, जिसका नाम था चंदेरी। चंदेरी की बैटल भी इन्होंने जीत ली। अब चंदेरी की बैटल के बाद इनका हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इनका एक दुश्मन आज भी बाकी था। अगर वो हिंदुस्तान में रहता तो किसी वक्त भी मुगल्स के लिए खतरा पैदा हो सकता था। वो था महमूद लोधी, जो मैंने आपको इससे पहले बताया कि वो बैटल में बिहार चला गया था। तो अब ये उसका पीछा करते हुए पहुंचे, वो घग्गर नदी के किनारे ये जंग लड़ी गई। अब मदनी राय की महमूद लोधी की फौज नदी में गई, उन्होंने नदी में भी पीछा किया बाबर की फौज ने, और महमूद लोधी तो भाग गए और भाग के पहुंच गए बंगाल। और बंगाल में उस टाइम रूलर था जिसका नाम था नुसरत शाह। इनसे मदद मांगी और बाबर ने इन नुसरत शाह से ट्रीटी करके उसको मदद देने को मना कर दिया और यहाँ महमूद लोधी फिर हारता है। और अब बाबर पूरी तरीके से हिंदुस्तान के बड़े पोर्शन पर, अभी नहीं, अभी पूरा पोर्शन नहीं, अब तो इनके जो डिसेंडेंट आएंगे वो आगे जीतेंगे। सल्तनत पीरियड जितना हिस्सा था उस पर इनका कब्जा हो जाता है। तो उसके अगले साल ही इनकी डेथ हो जाती है बाबर की। तो अब ये तो हो गई इनकी वॉर। अब बाबर के कुछ और काम जानते हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, फिर इस वीडियो का एंड की तरफ बढ़ेंगे। तो अब जिक्र करते हैं इनके कुछ और कामों का, कि ये जो थे पोएट भी थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हु वॉज पोएट इन मुगल एम्पायर, तो याद रखिएगा पहले नंबर पे फाउंडर भी पोएट थे और आखिरी जो थे जिनका नाम है बहादुर शाह जफर, वो भी एक पोएट थे। तो शुरुआत भी एक पोएट से और एंड भी एक पोएट से हुआ है, और ये राइटर भी थे। तो इनकी पोएट्री कलेक्शन का नाम था मुबैयान, जो पर्शियन में था। इसके अलावा इनकी जो लेटर्स की एक किताब थी उसका नाम था रिसाला उसाज। इन्होंने अपनी बायोग्राफी यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसका नाम था तुज़ूक बाबरी या बाबरनामा, जो ओरिजिनली टर्किश में लिखी हुई थी। बाद में अब्दुल रहीम खाना ने अकबर के टाइम में इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया। क्वेश्चन आ जाता है शाहरुख क्या था। शाहरुख इनका एक सिल्वर कॉइन था जो काबुल में चलता था। कंधार में भी एक कॉइन चलता था जिसका नाम था बाबरी कॉइन। तो बाबरी से क्वेश्चन कम बनेंगे, बाबरी कॉइन किसने चलाया, तो नाम से ही बाबर पता चल जाएगा। हाँ, ये पूछ लेगा हु स्टार्टेड द कॉइन, शाहरुख। तो शाहरुख कॉइन स्टार्ट करने वाले बाबर थे। और इसके अलावा इन्होंने टाइटल गाजी का अडॉप्ट किया। पूछता है किस बैटल के बाद उसने अपना टाइटल गाजी अडॉप्ट किया, तो आफ्टर द बैटल ऑफ खानवा की बैटल के बाद उसने अपना टाइटल अडॉप्ट कर लिया गाजी। इनके 4 बेटे थे, एक का नाम हुमायूं, एक का कामरान, एक का अस्करी, एक का हिंदाल, और इनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम था गुलबदन बेगम। उनका जिक्र हुमायूं के टाइम करेंगे। और ये इनकी डेथ हुई आगरे में और दफन हुए काबुल में। तो इनका बरियल भी 2 बार हुआ, एक बार आगरे में दफन कर दिया गया, दोबारा इनकी वसीयत थी काबुल में करने की, तो काबुल ले जाके इनको दफन किया। यहाँ ख़त्म हुई एक ऐसे रूलर की कहानी जो 11 साल की उम्र में सुल्तान बन गया था, बादशाह बन गया था, और फिर उसने हिंदुस्तान में एक सबसे मजबूत राज्य की नींव डाली। आई होप आपको ये पसंद आई हो, और पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक उसको ज़रूर पहुँचाइएगा। इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, जब तक के लिए।